इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट फ्रॉम अ टेक्निकल लेंस। जैसे एक चार्ट हमें स्टॉक के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी की बैलेंस शीट और पी&एल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम हर हफ्ते इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर्स लिखते हैं तो वो न्यूज़लेटर को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किए इस YouTube चैनल पे, वो लार्जली एक टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, चाहे वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की बात हो, रेंको चार्ट्स की बात हो या तो कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात हो। वहां पे हम प्राइस बिहेवियर को समझते हैं। अब प्राइस बिहेवियर जनरली एक मास मेंटालिटी को प्रोजेक्ट करता है कि बहुत सारे लोग क्या चीज सोच रहे हैं, वो दिखती है हमें चार्ट्स पे। बट एक कंपनी एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि जो स्टॉक चार्ट होता है उससे बियॉन्ड कंपनी काम करती है। मतलब क्योंकि वो जो स्टॉक है वो सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, एक कंपनी है, और कंपनी भी एक बिजनेस करती है, और बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें होंगी। इसको समझने का जो तरीका है, जो एक कंपनी की हेल्थ ये समझने का जो तरीका है, दैट इज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के वीडियो में हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, एक है बैलेंस शीट और एक है पी&एल स्टेटमेंट। अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि बैलेंस शीट और पी&एल स्टेटमेंट ये एग्जैक्टली क्या है और क्या इंफॉर्मेशन बताते हैं। बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट होता है लाइबिलिटीज का और दूसरा होता है एसेट्स का। इसका मतलब जो कंपनी ने लोन लिए हैं या जो भी लाइबिलिटीज है एक कंपनी की, वो लिस्ट होती है, और एक में जो कंपनी के एसेट्स हैं वो लिस्ट होते हैं। इन दोनों का हमेशा टोटल जो होता है, सम टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड सम टोटल ऑफ एसेट्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। जब ये इक्वल होते हैं इसका मतलब बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई। बैलेंस शीट के जो दो कंपोनेंट्स हमने बात की ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब ये लाइबिलिटीज और एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक लाइबिलिटी, सबसे पहली लाइबिलिटी आती है वो है शेयर कैपिटल की। मतलब कंपनी शुरुआत करते वक्त जो फाउंडर्स होते हैं वो कुछ कैपिटल कंपनी को देते हैं कंपनी चलाने के लिए। बट एट द एंड वो एक तरीके से लोन ही है कंपनी के लिए, क्योंकि फाउंडर का पैसा है जो फाउंडर ने लगाया कंपनी बिल्ड करने के लिए, तो कभी ना कभी वो फाउंडर को वापस देना चाहिए। सो ये एक तरीके से लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। सो जो अमाउंट कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी में अंदर डालते हैं उसको या तो हम बोलते हैं कि इट्स अ शेयर कैपिटल और इट्स अ पेड अप कैपिटल, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो वो एक तरीके से कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। और उसके आगे और दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटीज और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट का मतलब ये होता है कि जो लाइबिलिटीज जिसको चुकाने के लिए हमें 12 महीने या उससे कम पीरियड अभी है, तो वो सारी करंट लाइबिलिटीज में आ जाती है। मतलब अगर आपने एक लोन लिया जो शायद 10 साल का लोन है, अब 10 साल में से उसकी जो एक साल की ईएमआई होगी जो ये साल हमें पे करनी होगी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। और बाकी के जो 9 साल हैं उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी में डालेंगे, क्योंकि वो अब 12 महीने से ज्यादा की है। सो क्लियर डिफरेंशिएशन होता है कि लाइबिलिटीज दो तरीके की, एक है करंट एक है नॉन करंट। करंट का मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर हमें पे करनी है, और नॉन करंट है जो 12 महीने से ज्यादा के टेन्योर में हमें पे करनी है, बट पे तो हर एक चीज करनी पड़ेगी। सो इट कैन बी पॉसिबल दैट नॉन करंट लाइबिलिटी, सम पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी कैन बिकम पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो ये साल हमें जितने ईएमआईज क्लियर करनी वो बन जाएंगी करंट लाइबिलिटीज, और बाकी का जो बचेगा वो नॉन करंट होगा। अब लोन का एक नेचर भी होता है, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग्स होती हैं वो करंट लाइबिलिटी में आती है, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाती है। वैसे ही एसेट्स भी होते हैं। कोई एसेट है जो 3 साल की जिनकी लाइफ है, उसमें से 1 साल की जो लाइफ है दैट विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट, एंड एवरीथिंग ग्रेटर देन 1 ईयर वुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई लैंड खरीद लिया, एंड यू हैव परचेज्ड मशीनरीज एंड एवरीथिंग। करंट एसेट्स वो होंगे जो हमने अभी किए। सो मे बी एफडी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months कैन बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी अभी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है, वो हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मिल जाती है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे।
हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आर जोन में यहाँ पे मैं कंपनी टाइप करता हूँ, लेट्स से हम IEX का बैलेंस शीट देखते हैं। अब IEX की बैलेंस शीट में यहाँ पे आके मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन, द सेकेंड इज कंसोलिडेटेड एंड कॉमन साइज। इसके ऊपर हम आगे जाते हुए डिस्कस करते हैं, बट अभी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हैं। सो जैसे मैंने बात की कि फर्स्ट पोर्शन होता है लाइबिलिटीज का, तो उसमें से पहला जो कंपोनेंट है दैट इज इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? फाउंडर्स ने जो पैसे डाले या तो जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है, दैट इज इक्विटी कैपिटल, क्योंकि ये इक्विटी से जनरेट होने वाला कैपिटल है। सो जो शेयर कैपिटल है इसका मतलब फाउंडर्स ने जो डाला है। सो शेयर कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज सेम। रिजर्व्स आर ऑल द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स विच आर सरप्लस टू द कंपनी, दे बिकम पार्ट ऑफ रिजर्व्स। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, तो आप इधर देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स। फिर करेंट लाइबिलिटीज क्या है? जो अभी हमें किसी को पे करना है। सो देर आर सम पेएबल्स जो एक कंपनी को उन्होंने सर्विसेज तो दूसरे की, या तो प्रोडक्ट किसी का रेंडर, सर्विस रेंडर कर लिया है या तो प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया है, बट पेमेंट अभी जिसका बाकी है, दिस बिकम्स ट्रेड पेएबल। तो ये सारी जो है करेंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि इनवॉइस अभी जनरेट हुआ है तो शायद टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी कुछ हो, 60 डेज में देना है, 90 डेज में देना है, देयर इज सम क्रेडिट साइकिल, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज। वैसे ही इसका जो टोटल होगा इक्विटी कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, दैट विल बिकम टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी का ये नंबर आ गया। अब वैसे ही एसेट्स कैसे आ गए? नॉन करेंट एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कंपनी ने किसी को एडवांस दिया है विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो वैसे ही नॉन करेंट एसेट्स सारे लिस्ट हो गए, फिर करेंट एसेट्स लिस्ट हो गए। इसका मतलब ये वो पेमेंट्स हैं जो हमें अभी एक 24 मंथ्स के अंदर रिसीव होने। सो दैट विल बिकम एज ट्रेड रिसीवेबल्स की 12 महीने के अंदर अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं, या तो कंपनी में कैश या बैंक बैलेंस है, वो भी करेंट एसेट्स में आ जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन्स किसी को दिए, एडवांसेस दिए हुए हैं, तो वो भी जो रिसीव होते हैं वो भी करेंट एसेट्स में आते हैं। एंड इफ वी सी, अब हम कब बोलेंगे ये बैलेंस शीट मैच होगी? व्हेन द टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो हम देखेंगे तो 1773.59 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1773.59। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज, मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गई। तो ये सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अभी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, और करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है। ये एक आपको ब्रॉडर पिक्चर देते हैं, बट जस्ट बेसिस बैलेंस शीट वी कैनॉट एनालाइज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन कुछ नहीं मिल पाता। इससे हेल्थ पता चलती है कि कंपनी का नेटवर्थ कितना है, कितना कंपनी का वर्थ है। टू अ एक्सटेंट हमें बैलेंस शीट से आइडिया आ सकता है, बट एग्जैक्टली कंपनी किस तरीके से फंक्शन करती है वो हमें पता चलता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, विच वी कॉल इट एज ईयरली P&L स्टेटमेंट। अब P&L स्टेटमेंट को डिकोड करने का एक सिंपल तरीका है कि एक कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट करने से पहले या तो अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में तो सर्विस रेंडर करेगी, या तो प्रोडक्ट प्लेस में है तो प्रोडक्ट बेचेगी। सो एनी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स फिगर, कि सेल्स कितना रेवेन्यू कंपनी के अंदर आ रहा है, वो वहां से P&L स्टेटमेंट की शुरुआत होती है। तो द मनी दैट कम्स इन बिकम्स पार्ट ऑफ ईदर सेल ऑफ सर्विस रेंडर और सेल ऑफ प्रोडक्ट। सो सेल्स एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि सेल्स होगा तो ही कंपनी में काम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत सिंपल तरीके से हमें समझना है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए जो भी सामान या जो भी हमें कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि जो भी हमने प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर करने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट लगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो। अगर कंपनी कोई सर्विस रेंडर कर रही है या IT रिलेटेड कंपनीज है तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां सेग्रीगेट नहीं होता, वो नीचे के जगह पे ही एक्सपेंसेस में ही उसको सेग्रीगेट करके बता देते हैं। सो नॉट नेसेसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर कंपनी के P&L स्टेटमेंट में मेंशन्ड हो, बट लार्जली वो पूरे P&L स्टेटमेंट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा।
बट देर आर कंपनीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काफी क्लियरली इंडिकेट कर देंगे. सो द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो जितना पैसा अंदर आया और वो सामान बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा हुआ वो बाहर चला गया, अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. इसका मतलब सिंपल होता है कि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. अगर हम इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे जो बाकी के खर्चे हैं, अगर उनको हटा दें, मतलब विच आर ऑल एक्सपेंसेस which are SGA, which is known as selling and general administrative expenses, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो सैलरीज होती हैं, वो डिडक्ट हो जाती हैं. कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया हो, कोई सामान हमने खरीदा है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. हम बिजली यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये सब कुछ करने के बाद यू गेट द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा. सो इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इसको दूसरे शब्द में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है. ये कंपनी के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं. और लॉजिकली भी बहुत सिंपल है कि जितना सेल्स हुआ, सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दी और बाकी के सारे जितने भी खर्चे हैं वो सारे हटा दिए, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट लेयर ऑफ प्रॉफिट. सो एनी इन्वेस्टर और एनीबडी who is looking forward to invest in that company, whether it's a private investment or a public investment, कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप एबिटा को ज्यादा फोकस करते हैं, या अगर आप पब्लिक कंपनीज को में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी एबिटा को देखते हैं. इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी के ऑपरेशन से निकलने वाला प्रॉफिट. अब इसी चीज में और अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि इनकम काफी तरीके की होती है. हमने सेल्स के फैक्टर से इनकम देखी, बट अगर एक कंपनी इनकम करने जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स रेंट पे दिए हुए हैं. एक कंपनी है जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसने थर्ड पार्टी को रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट जो आ रहा है वो एक तरीके से इनकम हो गया. सो देर आर इनकम्स विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ द एग्जैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस बट आर एलाइड इनकम्स. इनकम जो आपने एफडी की हुई है और एफडी पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी एक तरीके की इनकम है. अगर आप किसी से रॉयल्टी ले रहे हैं देन इट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ अदर इनकम. तो जो इनकम आपके बिजनेस से नहीं आती, सेल्स से नहीं आती, हम उसे क्लासिफाई करते हैं एज अदर इनकम्स. अगर इन्हीं चीजों में अदर इनकम डाल देते हैं, सो वी गेट फर्स्ट लेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो ये प्रॉफिटेबिलिटी में से जब हम डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो हमें एबिट मिलता है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हमने अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन, ये दो कंपोनेंट्स को हटा दिया तो हमें एबिट मिला. एबिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इसके ऊपर अब इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा. तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, इसमें से वापस से टैक्स हम हटा देते हैं, मतलब टैक्स पे कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी है, वो हमने पे कर दी. तो इसके बाद अब जो पार्ट मिलता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, कि दिस इज नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताने जाए तो ये एक इक्विटी होल्डर के लिए एकदम शुद्ध मुनाफा है, इसके ऊपर अब कहीं पे भी पैसा नहीं जाता है. दैट इज अ प्रॉफिट दैट इक्विटी होल्डर विल टेक बैक होम. सो दैट इज नेट प्रॉफिट. तो ये वैल्यू चेन बहुत सिंपल है. अगर आप ये पीएनएल स्टेटमेंट को डिकोड करने जाएंगे तो यही चीज होती है. सबसे पहला रेवेन्यू कंपनी में कहां से आता है? सेल्स से आता है. तो सबसे पहले सेल्स आएगा, फिर उसमें से हम खर्चे माइनस करेंगे, फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंसेस ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. उसमें से और आगे जाएंगे हम, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो विल गेट एबिट. एबिट में से और वापस से हम इंटरेस्ट और टैक्स हटा देंगे तो विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट. तो ये एक तरीके से फ्लो हो गया एक P&L स्टेटमेंट को, तो इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ फ्लो. अब इसी फ्लो के आगे जब हम ये जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं इसको अगर आइसोलेशन में देखने जाए तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा समझने के लिए. क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट है विच इज लेट्स से एक कंपनी के लिए 100 करोड़ है, दूसरे कंपनी के लिए 80 करोड़ है और थर्ड कंपनी के लिए 500 करोड़ है, तो आप आइसोलेशन में 100 करोड़, 80 करोड़ एंड 500 करोड़ ये नंबर्स देख रहे हैं. सो इट विल नॉट मेक सेंस कि 500 करोड़ बट आपका टोटल सेल्स कितना है, आप सेल्स बताओ ना, सेल्स के हिसाब से हम देखेंगे. सो दिस फिगर्स विल कीप ऑन चेंजिंग इफ वी लुक एट आइसोलेटेड नंबर्स. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो भी प्रॉफिट्स होता है ना,
कि अर्निंग एबिटा है, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम सेल्स से डिवाइड कर दें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। कि मार्जिन का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में सेल्स है, तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब आपका एबिटा है, एबिटा में से अगर आप सेल्स को डिवाइड कर दे तो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब वैसे ही अगर हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो क्या करना होगा, सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 7%, इसका मतलब अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है थ्रू सेल्स, आउट ऑफ विच 7 रुपी इज गेटिंग इनटू नेट प्रॉफिट, मतलब सारे टैक्स, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस सब कुछ हटाने के बाद 7 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन या जो भी मार्जिन नंबर्स हैं इनको ये देखने के लिए इट ब्रिंग्स कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस पियर्स बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट इन जनरल, कि आपको ये P&L बैलेंस शीट नहीं, P&L के पूरे स्टेटमेंट को आप अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। सो वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग एवरीथिंग बाय सेल्स। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर 100 रुपए कंपनी में सेल्स के थ्रू आ रहे हैं तो वो कितना पोर्शन है आपके प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का कितना पार्ट है, वो एक्सपेंस का कितना पार्ट है, वो नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट है। अगर आप टैक्स मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी सिंपल हो जाएगा कि टोटल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय सेल्स, तो आपको वो भी मिल सकता है, राइट। सो मार्जिन का मतलब सिंपल है कि आप सेल्स से डिवाइड करें, उसका डिनोमिनेटर है वो सेल्स है। नाउ लेट अस गो टू द बैलेंस शीट। अब आईएक्स का स्टेटमेंट मेरे सामने ओपन ही है, तो मैं यहीं से ही इसके P&L स्टेटमेंट में चला जाता हूं, तो यहां पे मैं और डिकोड हो जाएगा। जैसे हमने इसको समझा है, राइट, कि सेल्स सबसे पहला फिगर है कि इट इज स्टार्टिंग, सो सेल्स मतलब रेवेन्यू, कंपनी में कहां से पैसा है। अब इसमें से क्या सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे मैंने बताया था, कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी डिनोट या तो दिखाती होगी कि ये सामान बनने के लिए इतना कॉस्ट लगा। ऐसा शायद बहुत सारी कंपनीज नहीं बताती, क्योंकि शायद वो डेटा इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली वो एक्सपेंसेस और वहां सारी जगह पे रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। सो इवन इफ देर इज नो कॉग्स, देयर lot of other things from where you can identify. Sales minus COGS becomes gross profit, और gross profit margin मतलब क्या है कि profit divided by sales। अब ये sales number और gross profit है वो सेम हो गया, एंड तो दोनों का आंसर 1 आ जाएगा, तो इट वुड बी 100%। अब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, विच इज 72 करोड़। तो 72 करोड़ को माइनस कर देते हैं तो वी गेट द फर्स्ट एबिटा। एबिटा इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला विच इज 376.86। अभी जो 376.86 है, अगर हम उसे डिवाइड करें बाय 449 विच इज सेल्स, तो हमें आगे क्या मिलेगा, 83.9। दैट मीन्स every 100 rupee the company is making through sales, 83 rupees is operating profit। कि सारे खर्चे हटाने के बाद 83 रुपीज प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें से और भी चीजें माइनस हो जाएंगी। देन यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहां तक सब कुछ ऑपरेशन से निकल रहा है, बट अगर कंपनी ने एफडी की है, कोई सामान रेंट पे दिया है, रॉयल्टीज है, वो सारी चीजें अदर इनकम्स में आ जाती है। अब यही अदर इनकम को हम ऐड कर देते हैं इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वी डिवाइड, आई मीन वी सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन, मतलब कोई हमने सामान खरीदा है, उसका एक डिप्रिसिएशन है, आपने कंप्यूटर खरीदा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी 5 साल की लाइफ है, तो अपने वो लाइफ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी क्लियरली बता दिया कि कौन से रेशियो में आपको डिप्रिसिएशन काउंट करना है। आपने गाड़ी खरीदी है, लैपटॉप खरीदा है, वो सब कुछ डिप्रिसिएशन में कंपनी को काउंट करना होता है। सो दैट गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर, देन यू गेट एबिट। एबिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अब इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंटरेस्ट अगर मैं हटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ईबीटी विच इज अर्निंग बिफोर टैक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो हम उसको पीबीटी भी बोलते हैं। सो नथिंग टू मेमोराइज एज सच, बहुत लॉजिकल P&L स्टेटमेंट मूव होता है। अब अगर ये एबिट को मार्जिन से, मतलब सेल से डिवाइड कर दो, जहां पे भी आपको परसेंटेज दिखता है ना, इसका मतलब सेल से डिवाइडेड है ये। तो अगर 356 डिवाइडेड बाय सेल्स नंबर करेंगे, तो 356.39 डिवाइडेड बाय 449.15, यू विल गेट 79.35%। मतलब हर एक 100 रुपए जो कंपनी कमा रही है थ्रू सेल्स, उसमें से 79% एबिट परसेंट है। उससे आगे हम और जाते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम मतलब क्या होती है कि ये वन ऑफ केस है,
कि कंपनी ने एक बार के लिए एक बड़ा खर्चा कर दिया जो हर बार नहीं आएगा, रिकरिंग नहीं है, एक बार का है, या इसमें कोई कंपनी के सामने कोर्ट केस चल रहा है और कंपनी मान लो वो केस हार जाती है, तो वन ऑफ एक्टिविटी है, बार बार थोड़ी केस हारेगी या बार बार थोड़ी ऐसा कोई लीगल एक्टिविटी होगा कि जहाँ पे ये इस तरीके का एक्सपेंडिचर हर महीने आएगा या हर साल आएगा. सो दिस आर वन ऑफ एक्सपेंसेस. सो दे आर क्लासिफाइड एज प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, कि एक्सेप्शनल खर्चा है वो है. अब वैसे एक्सेप्शनल खर्चा या प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, कि अगर एक कंपनी ने किसी को ब्रांड, अपना जो ब्रांड है वो लेंड आउट कर दिया फॉर सम टाइम एंड उसके अगेंस्ट वो रॉयल्टी ले रहे हैं, तो एक वन ऑफ एक्टिविटी हो जाती है. देन वन ऑफ इनकम भी हो सकती है, वन ऑफ एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. बोथ कैन हैपन, राइट. इफ वी गो टू नेक्स्ट लेयर, अब इसी केस में वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. मतलब ये सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम कुछ था ही नहीं, सो प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग इज 455. ये सब कुछ करने के बाद 466 हो गया. द टैक्स पेड इज 115. टैक्स रेट इज 24.75. अब टैक्स रेट का मतलब क्या है कि 115 डिवाइडेड बाय सेल्स, तो सेल्स का 24 रुपए जो है वो टैक्स में जा रहा है. उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो वी गेट नेट प्रॉफिट. सारे टैक्स वैक्स सब कुछ पे करने के बाद वो नेट प्रॉफिट मिल गया. अब ये नेट प्रॉफिट को अगर हम सेल्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन. सो इसको हम बोलते हैं एनपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, या तो पैट मार्जिन. तो मार्जिन जहां जहां पे भी है ना, या परसेंटेज का सिंबल है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में सेल्स है. तो ये क्या कर देता है, सारे पूरे P&L स्टेटमेंट को सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखना शुरू करते हैं. तो हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम कोई कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, अभी ये कंपनी का सेल 100 रुपए है, कल को ये 200 रुपए हो जाता है, तो हमें भी क्लैरिटी आ जाती है ना कि अभी स्टॉक प्राइस अगर ये मान लो कुछ 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो शायद अगले साल 10 रुपए पे करेगा, क्योंकि प्रॉफिट डबल हो गया है, तो शायद शेयर प्राइस भी डबल हो जाए. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन मार्केट्स जनरली दे आर फॉरवर्ड लुकिंग, वो फॉरवर्ड डिस्काउंट कर देते हैं प्राइस को. सो बट वी लार्जली गेट एन आइडिया. सो हम जो भी पूरी P&L स्टेटमेंट है वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हमेशा, कि सेल से डिवाइड करते हैं. अब हमें यहाँ पे आगे मिल गया कि पैट मार्जिन इज 78%. बहुत क्लैरिटी आ गई कि कंपनी 100 रुपए कमाएगी, तो उसमें से 78% जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, मतलब 78 रुपीज मिल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो, राइट. सो दिस मेक्स दैट दिस कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल. अगर हम ये देखें कि कंपनी 100 रुपए का सेल कर रही है, तो 78 रुपीज वो रिटेन कर पा रही है उसमें से. सो विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो अब इसी टोटल नेट प्रॉफिट को 350.78 करोड़ को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर. हर एक शेयर कितना रुपया कमा के देता है वापस से एक इक्विटी होल्डर को, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इट इज 3.94. दैट मीन्स एवरी वन इक्विटी होल्डर और एनी इक्विटी होल्डर होल्डिंग वन शेयर, दैट वन शेयर इज जनरेटिंग 3.94 रुपीज बैक. अब इसी को अगर हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें पीई रेशियो मिलता है. पीई रेशियो मतलब क्या है कि अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस, तो ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इज 193.5. अगर ये 193 को अगर हम डिवाइडेड बाय 3.94 करते हैं, देन वी गेट पीई रेशियो. सो पी इधर अभी कितना है 46.49. दैट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग that is getting generated, a investor has to pay 46.49 rupees or they have to invest 46 rupees. मतलब हर एक 46.46 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 रुपए की अर्निंग ये कंपनी में से मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन आती है. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है. ये हो गया एक एग्जांपल कि ठीक है, हमने IEX का एग्जांपल ले लिया. अब वैसे ही करते हैं, एक और स्टॉक की तरफ चलते हैं और उनका बैलेंस शीट समझने की कोशिश करते हैं. सो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, वी आर नॉट एनालाइजिंग इट. अब एनालाइज करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं कि पी रेशियो अभी क्या है, EPS क्या है, डिविडेंड रेशियो क्या है, और उसके बाद एक इन्वेस्टर अपना व्यू बनाता है कि क्या वो कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है. ठीक है, बट इसके अराउंड ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग टू हैव कि अ कंपनी बीइंग नेट प्रॉफिटेबल एंड इज अ गुड बिजनेस कैन गिव अस लॉट ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब ये एक फर्स्ट पोर्शन हो गया कि जहां पे हमने समझा कि बैलेंस शीट क्या होती है, P&L स्टेटमेंट क्या होता है. अब हम समझते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट. सो दे आर लार्जली टू ब्रॉडर टाइप्स.
एक होता है स्टैंड अलोन और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड। अब स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो जो बिजनेस कर रही है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका खर्चा है, वो सारी चीजें एक बैलेंस शीट में या एक पीएनएल स्टेटमेंट में जब हम लिस्ट आउट करते हैं, देन इट बिकम्स अ स्टैंड अलोन पीएनएल स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। बट मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जैसी कंपनी है जो और भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो रिलायंस ने जैसे हेमलेस खरीदा है, जियो फाइनेंशियल्स खरीदा है, देन एवरी कंपनी दैट दे हैव दे बिकम सब्सिडरी कंपनीज। मतलब रिलायंस का और एग्जांपल देखेंगे तो उन्होंने मिल्क बास्केट खरीदा, जियो टेली सर्विसेज खरीदा, मतलब अब उन्होंने खुद बनाई है। बट रिलायंस जो मेन कंपनी है, रिलायंस जो मेन ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो कुछ सर्टेन शेयर्स इसमें होल्ड करती है। क्योंकि आपने रिलायंस लेट से रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जब आपने शेयर खरीदे हैं और वही पैसे में से अब आगे पैसा और कंपनीज खरीदने में यूटिलाइज होता है, तो आप तो चाहोगे कि आपको पता चले, क्योंकि इवेंचुअली ये आपका भी तो पैसा है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपने कंपनी के प्रमोटर्स को दिया हुआ है टू एक्सपैंड द बिजनेस, बट आपका ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आगे जाते हुए। सो एज अ इन्वेस्टर और एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी यू हैव द एंटायर राइट टू नो कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, और वो जहां पे भी पैसा जा रहा है, जहां पे भी वो पैसा लगा है, अब वो बिजनेसेस कैसा कर रहे हैं वो भी जानना आपका अधिकार है। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस, क्योंकि अब हर एक कंपनी अपना अलग अलग बैलेंस शीट बनाएगी। अगर अलग अलग बैलेंस शीट बनाएगी और उसको इवैल्यूएट करना है विद द कंपनी दैट यू आर होल्डिंग, काफी डिफिकल्ट बन जाएगा। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है कि सारे कंपनीज जो एक मेन होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो कितना प्रॉफिट कर रही है, वो सारी चीजें कंसोलिडेटेड हो जाती हैं। तो दो ब्रॉडर टाइप्स हैं, वन इज स्टैंड अलोन, सेकेंड इज कंसोलिडेटेड। द थर्ड टाइप इज कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट या कॉमन साइज्ड पीएनएल। अब कॉमन साइज क्या करता है, जो एसेट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरी बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब ये एक थर्ड लेयर ऑफ डिस्कशन है जो हम फिर कभी करेंगे, बट आज हमारा फोकस रहेगा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देते वक्त ही रिलायंस की बात कर ली, तो लेट अस गो टू रिलायंस एंड सी। सो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन कर रहा हूं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पे सबसे पहले शुरुआत हो रही है सेल्स से। बैलेंस शीट को जब हम ऑब्जर्व करें तो आप ये देखिए कि ईयर वाइज बैलेंस शीट है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब कुछ है। ठीक है, एंड देन दिस इज मार्च 2024, मतलब हर एक साल की बैलेंस शीट है। सो अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट का डेटा यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में आपको जून 2024 टीटीएम दिख रहे हैं। सो जून 2024 टीटीएम मतलब क्या है, दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब आज के जो रीसेंट फ्रेश बैलेंस शीट आई, क्योंकि जो क्वार्टरली बैलेंस शीट रिलीज होती है वहां से लेके पिछले 4 क्वार्टर्स का डेटा कंबाइन करके एक ट्रेलिंग हमें बैलेंस शीट या ट्रेलिंग पीएनएल स्टेटमेंट मिलता है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ट्रेलिंग हो तो कंपनी ग्रो कर रही होती है तो ट्रेलिंग में ट्रैक हो जाती है। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो सेल्स देखने जाएंगे तो 9,01,064 करोड़, क्योंकि सारे नंबर करोड़ में होते हैं, तो उतने करोड़ ऑफ सेल्स हो रहे हैं। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कुछ 5 लाख के आसपास है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 3 लाख करोड़ का, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 34%। मतलब हर 100 रुपए के सेल्स पे ये कंपनी 34 रुपीज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कर रही है। ये तो एक सिंपल हो गया। अब इसमें से आप बाकी के एक्सपेंसेस हटा दीजिए, तो ये टोटल एक्सपेंसेस में आप देखिए कि क्या क्या चीज इंक्लूड हो जाती है। रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एसजीए जो हमने बात की कि इट्स अ जनरल एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस, सारे इसमें क्लासिफाई हो जाते हैं। इसका टोटल आ गया टोटल एक्सपेंसेस। सो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये बिजनेस करने के बाद कितना प्रॉफिट बनता है, तो ये बनता है विच इज 1,62,233 करोड़। अब ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का क्या पोर्शन है, दैट इज 18%। मतलब ये कंपनी 18%, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करती है या सर्विस सेल करती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब उस वो बिजनेस में से 18 रुपए प्रॉफिट निकल रहा है। अब इसी में ही हम और इनकम ऐड कर देते हैं, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम्स विच इज 16,000 करोड़।
अदर इनकम मतलब सिंपल हो गया कि कोई एफडी करिए, इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट हो गई। उसमें से जो मशीनरी वो कॉस्ट का डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो विल गेट एबिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अदर इनकम ऐड करनी है और डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो विल गेट दिस 111 एंड उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है मतलब एबिट परसेंटेज दैट इज 12.36%। मतलब 100 रुपए कमाने के बाद एबिट तक 12 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इसमें से अगर हम इंटरेस्ट हटा देते हैं, मतलब कंपनी ने जो भी लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं और प्रॉफिट, अब ये बन जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम के जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ है ही नहीं। देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज अगेन एबिट ओनली, ईबीटी। सो दिस इज 1,04,000 करोड़। उसमें से टैक्स जो पे कर रहे हैं वो 25,000 करोड़ का कर रहे हैं। वो सब कुछ करने के बाद टैक्स रेट आ रहा है विच इज 24.55। अगर आप लार्जर इसमें देखेंगे तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसका टैक्स रेट 24-25 के आसपास ही आएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड इफ वी सी पैट मार्जिन देन इट इज 7.73। मतलब कंपनी 100 रुपए का सेल करती है तो करते करते 7 रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो एज अ इन्वेस्टर यू कैन हैव अ बेयर मिनिमम अर्निंग परसेंटेज या तो पैट परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कंपनी में से एटलीस्ट 15 रुपए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। या तो 10% होना चाहिए। सो एज अ इन्वेस्टर यू विल हैव टू लुक एट मल्टीपल P&L स्टेटमेंट बट दैट विल गिव यू एन आइडिया। प्रॉफिट मार्जिन ये जो नंबर्स हैं इसको देखना क्यों जरूरी है कि इसके ऊपर आप स्कैनर बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड P&L स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी का हेल्थ बताती है कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट पे मिलती है और अभी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो आपको ईयरली P&L स्टेटमेंट में मिलता है। अब यही ईयरली P&L स्टेटमेंट को फर्दर और ब्रेक डाउन करें तो हमें क्वार्टरली P&L स्टेटमेंट मिलता है जो हर क्वार्टर पब्लिश होता है। टेक्निकली देखने जाएंगे तो ये सारे जो हेड्स हैं वो सेम रहते हैं कि सेल्स कितना हुआ, उसके बाद ग्रॉस कॉक्स कितना था, एक्सेप्ट आपके एक्सपेंसेस कितने थे, फिर कितना प्रॉफिट बचा। तो ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वो सेम ही रहता है बट वो सिर्फ डेटा क्वार्टरली पब्लिश होता है। दिस हेल्प्स अस फिगर आउट लॉट ऑफ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। अब अज्यूम करिए कि एक कंपनी अपने शेयर प्राइस में ज्यादा मूव नहीं कर रही, वहीं पे ट्रेड करी, कंसोलिडेट करी, तो हम उसको टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अगर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, टेक्निकल चार्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, प्रॉफिट कंसोलिडेट हो रहा है बट साथ साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट ही करते जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ईपीएस है वो बढ़ते जाएगा, कि अर्निंग पर शेयर इट विल कीप ऑन राइजिंग वेयर एज पी विल कीप ऑन ड्रॉपिंग, राइट। कि प्राइस टू अर्निंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कितना प्राइस पे कर रहे हैं फॉर द अर्निंग। सो इफ कंपनीज अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बट प्रॉफिट इज नॉट मूविंग दैट विल रिड्यूस द पी। तो ये सिंपल मेट्रिक्स समझने से आप बहुत सारे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता है बट कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो इसका जब भी ब्रेकआउट आएगा उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो वेन एवर यू हैव एन अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट विद अ फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेंस, आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाती है। सो दिस वीडियो इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। इसके ऊपर हम काफ़ी और डिस्कशन करेंगे और भी इंटरेस्टिंग रेशियोज जो हैं उसको डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे और हमारे टेक्निकल ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।